बात करते हैं हम स्पेसिफिकली जो कुछ ऐसे मर्ज होते हैं जिनके बारे में कुछ मिथ्स इस तरह से हैं जो सर्कुलेट करती हैं, लेकिन इसकी जो असल हकीकत है वो हम आज तक नहीं जान पाए हैं कि इसकी रीज़न क्या होती है और इन चीज़ों में फ़र्क नहीं है। वो मर्ज है फालिज और लकवा। खुदा ना खास्ता जब ऐसे कोई मर्ज आता है अब उनके साथ ही ये लफ्ज़ जो है हमारे मुँह से बर्खास्ता निकल जाता है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नदीम जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी फालिज और लकवा में क्या डिफरेंस होता है? फालिज और लकवा में डिफरेंस ख़ास तो कोई नहीं है, लेकिन फालिज की वजह से भी लकवा हो सकता है। लकवा वैसे भी एक बीमारी है जिसको कि हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ओके। जिसमें कि आपके नर्व्स जो दिमाग का एक हिस्सा है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और लकवे में अगर खाली एक लकवा है जिसमें कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, ज़ुबान की एक टेस्ट ख़त्म हो जाता है और उसमें आपकी जो एक खाने पीने की जो सलाहियत है वो भी एक ख़त्म हो जाती है, तकरीबन कमज़ोर हो जाती है, तो उसको लकवा कहते हैं। जिसमें एक कि आपकी एक आंख बंद नहीं होती और एक मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं। तो वो एक नर्व्स होती है जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका फालिज है कि फालिज जिसमें कि एक बीमारी होती है जिसको ब्रेन की बीमारी कहते हैं, दिमाग में एक मतलब एक हिस्सा जो है वो सेंटर जो है वो मफलूज हो जाता है, जिसकी वजह से एक पूरी आपकी एक साइड जो है वो पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है, पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं। उसकी वजह से भी आपका लकवा हो सकता है। तो ये दो चीज़ें अलग-अलग होती हैं, मतलब लकवा भी है और फालिज भी है। तो फालिज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक किस्म के, जिसमें कि आपका पूरी साइड ही पैरालाइज्ड होती है। हाफ साइड उसकी पैरालाइज्ड हो जाती है। मतलब अगर आप राइट साइड भी हो सकती है, लेफ़्ट साइड भी हो सकती है। अगर आपका लेफ़्ट साइड है तो आपकी राइट साइड पे होगी तो आपकी स्पीच इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से भी लकवा हो सकता है। तो ये एक इंटररिलेटेड चीज़ें हैं, अलग-अलग भी हो सकती हैं लेकिन इंटररिलेटेड भी हैं। लेकिन ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके हम अच्छा, अगर हम लकवा की कंडीशन पे आए तो ऐसे कोई प्रैक्टिस इस तरह से होती है जिससे क्योरेबल होता है या वापस हम अपनी असल कंडीशन में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अगर खाली लकवा है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें कि आपका एक फेशियल नर्व होती है जिसको कि कंप्रेशन हो जाती है या उसमें एक दबाव पड़ जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो अगर आप उसकी तो सबसे पहले तो आप उसकी मेडिकेशन लेंगे, उसकी मेडिकेशन के बगैर तो वो ठीक नहीं होगा। मतलब स्टीरॉइड्स होते हैं, फिर उसके साथ कुछ विटामिन होते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, लेकिन वो आपने कम से कम 4 से 5 दिन देखना होता है। अब बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट में उसकी एक कहूँगा कि अगर आपने लकवा हो गया और 4 से 5 दिन आपने इसको वेट कर लिया है, मेडिकेशन कर लिया है, तो आप सबसे पहले फिजियोथेरेपी की तरफ जाइए। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो अगर ठीक हो भी जाए, मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी एक डिफॉर्मिटी जो है वो रह जाती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि आपको एक उसकी आपको मसाज हल्का फुल्का बता देता है घर के लिए, और एक्सरसाइजेस का एक पैटर्न बता देता है, उसका प्रोग्राम बताता है जो घर में आपने करना है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप डिफॉर्मिटी के लिए तैयार हैं, और डिफॉर्मिटी लाजमी उसमें हो जाती है। जब मतलब बाज़ लोगों का हो जाता है कि उसकी जब वो मुस्कुराते हैं, जब बात करते हैं तो एक साइड उनकी वीक होती है तो वो पूरी खुलती है, तो वो पता लगता है कि वाकई इसको लकवा था या इसको फेशियल पैल्सी थी या इसको बेल्स पाल्सी थी। तो आपने हिसाब से पहले 5 दिन, उसके बाद 7 दिन, और मैक्सिमम इसका जो एक ड्यूरेशन होता है ठीक होने का वो 32 डेज़ या 35 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो अगर नहीं करते तो वो फिर उसमें लाजमी बात है कि डिफॉर्मिटी और उसमें वो रह जाती हैं। सही हो गया। अच्छा सर, जैसे इसकी वजूहात क्या बनती हैं लकवा होने की जो कंडीशन होती है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं? अननोन, मतलब कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन जो एक मेडिकली अगर हम देखें कि अगर बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि लकवा क्यों हुआ है। बाज़ का होता है कि कान में दर्द होने की वजह से, क्योंकि आपके जब फेशियल नर्व होती है, जो फेशियल नर्व की एक कंप्रेशन है वो आपके कान से और उसके साथ होती है, क्योंकि उसके फेस के मसल्स को उसने सप्लाई करनी होती है सारी चीज़। तो अगर कान में दर्द है, आपके मोलर टीथ दाढ़ में दर्द है, या आपके फेस में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी वजह से वो कॉज कर सकती है, कंप्रेशन कर सकती है, तो उसमें लाजमी बात है कि उसमें हो जाता है वो, और आपको पता नहीं चलता। बाज़ का ऐसा होता है कि सुबह सो के उठे हैं तो आपने कुली की है तो आपका वो
कंट्रोल नहीं हुआ तो वो कुली आपकी बाहर निकल गई, या आपने उसको आप उसके मुंह को उसमें चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको पता चलता है कि आपको लकवा हो। क्योंकि एक साइलेंट किलर भी हो सकता है ओके। अच्छा, तो हम फिजियोथेरेपी से कितने % जो है ये क्योरेबल हो जाता है, मतलब कितने % जो फेशियल एक्सप्रेशन ये सब चीजें 90 to 95%। ओके, 100% भी बाज़ लोगों को कहता है अगर आप उसकी फेशियल पॉलिसी को आप शुरू से करा लेते हैं तो वो ये 90 to 95% भी इसकी रिकवरी है, क्योर है, इसकी प्रोग्नोसिस है उसके लिए। सही। अच्छा, अगर हम आते हैं आप फालिज के मरीज पर, उनके लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है? मेरा ख्याल है तो बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे, मैं बल्कि अपने आपके प्रोग्राम की तरफ से ये लोगों को ये भी कहूँगा कि अगर आपको फालिज हो गया, फालिज अब 2 किस्म का होता है, एक होता है अकड़ाव वाला फालिज हो जाता है और एक होता है फ्लैसिड पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं। फ्लैसिड होता है कि जिसमें आपकी मूवमेंट कोई नहीं होती, और शुरू में ये होता भी ऐसा है, लेकिन वो ऐसा ऐसा जब आप उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ऑटो रिकवरी भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि इकड़ाव आ जाता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे होंगे जिनकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी होती हैं, या उनके बाजू ऐसे पूरा नहीं उठता, या वो चलते हैं तो मतलब लंगड़ा के चलते हैं, उनकी को गेट जो होती है वो सही नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब करता है उसमें आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ जो है वो मिजरेबल किस्म की गुजर जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं फिजियोथेरेपी के, तो बाद में उनको तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी का ये होता है कि फिजियोथेरेपी ने आपको उसकी जो एक पैटर्न है जो आपको सही रास्ते पे डालना है वही करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि फालिज, जैसे मैंने बताया कि ये ब्रेन की डिजीज़ है, और ब्रेन में, दिमाग में आपका एक जो हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो उसको हमने दोबारा से रिकरेंट करना होता है, दोबारा से बनाना होता है उस चीज़ के लिए। तो जब वो बनाते हैं तो उसमें लाजमी बात है कि हमने उसको जिस तरह की एक वो पैटर्न पहले चल रहा होता है उसी को हमने पैटर्न को बनाना होता है। तो अगर आप नहीं कराएंगे तो बहुत सारे आपके मसल्स अकड़ जाते हैं और वो सारा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बाजू नहीं उठता, शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी नी में प्रॉब्लम आ जाती है, आप चलना फिरना अब दुबार हो जाता है। इवन के बाद लोग तो फिर बेड पे आ जाते हैं और वो मतलब उनकी जो एक डेली लाइफ है वो बड़ी मिजरेबल होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इंटेंशनली नहीं जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आप ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम निकाल कर आपके पास बिल्कुल। अब जैसे मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे तो खैर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मतलब 35 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो ये कहते हैं कि जी हमने घर में भी कर लेंगे इस तरह से, या आपने मतलब थोड़ा बहुत हिलाना ही होता है ना, लेकिन ये हिलाना नहीं होता, जब मूवमेंट खाली मूवमेंट ही करनी होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो लोग जो ज़्यादा एक ख़राबी पैदा करते हैं, वैसे पहलवानों के पास चले गए या घरों में जो एक वो पुराने लोग कहते हैं जी इसका मसाज करें, मालिश करें, वो मालिशियों को बुला लेते हैं। तो इसमें जो हम जो करते हैं उसमें जो एक सबसे ज़्यादा जो प्रोहिबिटेड चीज़ होती है कि स्ट्रोकिंग जो है वो ज़्यादा प्रोहिबिटेड होती है, क्योंकि अगर आप उसको आप ज़्यादा करेंगे ऑलरेडी वो एक एग्जरेट होती है चीज़, उसके सिग्नल्स एग्जरेट होते हैं, ज़्यादा हो रहे होते हैं। जब आप मालिश करेंगे, उसकी मसल्स को स्क्वीज़ करेंगे तो वो और एग्जरेट होगा और वो ब्रेन में आपकी एक प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी, और इसके अलावा मसल्स जो हैं वो और ज़्यादा अकड़ते जाएंगे। तो एक सबसे पहले तो आप ये मसाज वगैरह जो है उससे अवॉइड किया जाए। हाँ, हल्का फुल्का कर सकते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल मन है, लेकिन वो जो हम करते हैं ना कि भाई उसको दबाना और वो सारा वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, हम ये कहते हैं कि जी चलो ये खुद ही ठीक हो जाएगा, या हम वो जैसे बहुत सारे हमारे सॉरी टू से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी घर में ही वो करते रहें जो आप खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि इसको हमने नॉर्मल पैटर्न में लेके आना होता है। तो जब आप नॉर्मल पैटर्न में लेके आते हैं तो लाजमी बात है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको एक नॉर्मल पैटर्न में लेकर, क्योंकि उसको गेट में भी आपको एक सहल देनी होती है, उसको ईज़ करना होता है, उसके बाद उसकी मूवमेंट को होता है। जैसे मैंने बताया कि शोल्डर है, तो शोल्डर ये बहुत ज़्यादा तंग करता है बाज़ पेशेंट्स को। साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमारा शोल्डर काम नहीं कर रहा है, जो मेरी गेट ठीक नहीं है, ख़ास तौर पे पाँव उसका जो है वो फुट ड्रॉप की तरफ चला जाता है, तो वो उसके लिए हम एक पूरा एक प्लान होता है, तो उसको हमने करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी मैं कहता हूँ कि 100% अगर आप इसकी तरफ चले जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को शुरू से ही बेहतर बना सकते हैं, और अदरवाइज़ तो फिर वो बहुत सारे ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो
4-4 सालों से भी हैं और वो कहते हैं कि जी हम ठीक भी नहीं हुए। ऐसे बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि आपके जब मसल स्ट्रेचिंग होती है, राइट मोमेंटम आपने बताना होता है, राइट पॉइंट आपको पता होता है कि कहाँ से मूव करना है, कहाँ से स्ट्रेचिंग देनी है, वो चीज़ हम घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता था कि पहले हम कहते थे अप टू द मार्क नहीं है या अप टू द डेट नहीं है, अब वो चीज़ें उस तरह से हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपिस्ट का किसी भी बीमारी में अगर आपको कंधों की, पट्ठों की या कमर की कुछ भी इस तरह से, तो कितना बड़ा रोल होता है इनका आपको आपकी बॉडी को ठीक करने में और उसको स्ट्रेचिंग या मूवमेंट में लेकर आने में। अब इसमें भी एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि पहले अब जैसे पहले हमारा होता था कि जी अब सिर्फ फिजियोथेरेपी जो है, अब एक जो 2 डिजीज़ के लिए हम उसको कहते हैं, जैसे फालिज का है, बहुत कम होता था, लेकिन अब तो एक इतनी अवेयरनेस हो गई है कि इसमें लोग खुद भी आते हैं। लेकिन अभी भी उसमें एक चाहिए जिसको कि फिजियोथेरेपी का एक फील्ड जो है वो हर शोबे में आ गया, चाहे वो यूरोलॉजी में है, चाहे वो नेफ्रोलॉजी में है, चाहे वो न्यूरोलॉजी में है, किसी में भी हो, आप फिजियोथेरेपी को उसको आप कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे पेशेंट जैसे किडनी के जो फेलियर्स होते हैं उनमें होता है, जिनमें कि मसल्स वेस्टिंग हो जाती है और पैर वो भी तकरीबन बेड के ऊपर हो जाते हैं, तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि उनको मसल को स्ट्रेंथ करके तो आप उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आई में है, जैसे बहुत सारे फेशियल पाल्सी का मैंने बताया, उसमें आई का भी बहुत सारे मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी एक उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। ख़ास तौर पे आपने बताया कि बैक एक हो गई या नेक हो गई, आजकल के जो बच्चे हैं हमारे जो आईटी से रिलेटेड हैं, उनका पोस्चर ऐसा ख़राब हो जाता है, जैसे आप ये कैमरामैन हैं या आप जैसे आप बैठी हैं, दिस इज़ द मैं मतलब ये मैं कहूँगा कि एक लॉन्ग पोस्चर होता है जिसके हम अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठते हैं तो ये एक ख़राब होता है, जिसमें कि फिर आपके मसल्स का स्पैज़म हो जाता है, बैक एक हो जाती है और ख़ास तौर पे नेक की जो मसल्स हैं वो टाइट होते हैं, तो फिर आपको हेडेक शुरू हो जाती है और हम कहते हैं ये माइग्रेन हो गई, या वो फिर हम पैराडोल पे लिए जाते हैं, तो वो ख़राब करती हैं। तो अगर आप उस एक कायरोप्रैक्टर या फिर कायरोप्रैक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, जिसमें वो पटाखे निकालते हैं उस चीज़ के लिए, और फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं तो आपका जो एक वो हेडेक और वो जो मसल्स का स्पैज़म है वो खत्म कर सकते हैं, उसके लिए आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपने अभी कहा ना कायरोप्रैक्टर, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब हम इस तरह से रील्स वगैरह देखते हैं, करवाने में तो ज़रा सा हार्मफुल लगता है या इसमें मीम्स वगैरह भी बन जाती हैं, लेकिन देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग होता है कि किस तरह से मसल पुल करके उसमें से आवाज़ आती है, तो सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे हम उंगलियों में से वो पटाखे निकालते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हुए कुछ आती है तो हमें लगता है कि रिलैक्स हो गया ना। अब उस चीज़ में होता भी है, उसमें रिलैक्स भी हो जाते हैं बहुत सारे, मतलब बॉडी एक तरह से स्मूथ हो जाती है। उसकी ऐसी इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि हमारे बहुत सारे जैसे हैं ऐसे में इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। जब वो एयर बबल्स आते हैं तो आप उसको जब पटाखा निकालते हैं तो एक उंगलियां बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपके पूरे जॉइंट्स में, ख़ास तौर पे स्पाइंस के ऊपर जो एक नर्व्स एंडिंग्स होती हैं वहाँ पे एयर बबल्स आ जाते हैं, जो वो प्रेशर डालते हैं तो फिर वो इरिटेशन होती है। तो जब भी आप उसको थोड़ा सा क्रैक करते हैं तो वो एयर बबल्स रिलीज़ होते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा एहतियात ये करनी चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप किससे करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, द मेन थिंग इज दैट कि आपको पता होना चाहिए जिसके पास आप जा रहे हैं उसने इंस्टाग्राम रील से तो नहीं सीखा वो यूट्यूब से जो तो नहीं सीखे हैं। बिल्कुल, आजकल यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हमारे वो यूट्यूब से सीखे तो उसमें फिर वो यही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो ख़राब भी हुए हैं। तो एक्सपीरियंस से और जिसके पास कुछ नॉलेज हो या कोई डिग्री हो या कोई डिप्लोमा उसके पास जाना। अभी तो इतना मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना ट्रेंड पर नहीं है ये कायरोप्रैक्टर का, अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी की अब अवेयरनेस जो है वो मुझे लगता है 70% आना शुरू है, 30% अभी भी बाकी है। अगर कायरोप्रैक्टर की बात करें तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक 20 to 30% अभी लोग होंगे जो उसको स्पेसिफिकली जानते हैं या उनके पास जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ऐसा ऐसा अवेयरनेस तो आ रही है, जैसे हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जो हमने कायरोप्रैक्टर ही पेशेंट करवाना, लेकिन वाकई आपकी बात सही है कि अभी उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक कायरोप्रैक्टर जो है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी उसको एक बनाना चाहिए कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब एक ऐसे लोगों से बचाना चाहिए जो ये काम करते हैं। जैसे
इसमें बहुत खतरनाक भी हो जाता है ना। जी, जितने भी क्वैक होते हैं ना उनको साइड पे करना चाहिए। बिल्कुल क्वैक जो होते हैं, तो उसमें अगर आप नेक है, ये दिमाग का हिस्सा है, अगर कुछ भी हो जाए तो खत्म है आप। बिल्कुल इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा, आपने अभी कहा कि गलत पोस्चर में बैठना आपको बैक एक हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और मेरा पोस्चर भी अभी आपने कहा गलत है, तो मुझे आप बता सकते हैं मेरे बैठने का सही पोस्चर क्या हो सकता है? जो भी लोग इस तरह से स्ट्रेट बैठते हैं फॉर आवर्स, मैं बताता रहता हूँ, बल्कि बहुत सारे जो आईटीज के, खास तौर पे आईटीज के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सामने भी देखना होता है, 6-7 घंटे बैठना होता है, तो उसके लिए जो पोस्चर, जो बेस्ट पोस्चर होता है कि आपने, एक तो लाजमी बात है कि अपने बैक को रिलैक्स करना होता है। जैसे आप बैठी हैं तो ये अब आपके जो बैक मसल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, और जब वो वर्क करते हैं तो लाजमी बात है कि उसमें फिर वो क्या होता है कि काम कर रहे होते हैं तो वो टेंशन में होते हैं, तो वो स्पैज़म की तरफ चले जाते हैं। तो अब जब आप इसको रिलैक्स करेंगे, पीछे की तरफ रखेंगे, और मैं ये मेरी जो अपनी एक जो असेसमेंट है, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया कि आप इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड रखें। बाज़ लोग कहते हैं जी सीट सीधी होनी चाहिए, हल्का सा स्ट्रेट होनी चाहिए, तो स्ट्रेट की बजाय अगर आप उसको थोड़ा सा एंगल रखते हैं, मतलब 4 to 5 डिग्री उसको एंगल रखें, और नीचे पीछे आपके बैक की कुशन होना चाहिए, और नीचे कोई चीज़ होनी चाहिए, मतलब कुछ कुशन रख लें या कोई इस तरह कुछ, ताकि ये आपकी जो नीज हैं वो थोड़े से 90 एंगल्स पे आ जाएं, तो वो आप रिलैक्स होते हैं, और आप देखेंगे कि आप कम से कम घंटा 2 घंटे इजीली आप वहाँ पे बैठ, मतलब कि इस तरह से हो सकते हैं। हम स्पेसिफिकली देख लें, मुझे कहा था कि आपके जो इनर मसल्स होते हैं, जैसे जॉइंट होते हैं, वो जिस आप चेयर पे बैठे हैं उसके साथ अटैच होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी मैं बैठा हूं, हिप बोन है वो सामने बिल्कुल अटैच होने चाहिए, आप चेयर पे बैठे हैं सोफा पे, बिल्कुल होने चाहिए। और वही कहते हैं, वो रिलैक्स करेंगे ना, क्योंकि वो सपोर्ट आपको, बैक आपको सपोर्ट कर देगी, तो मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप एक आर्च बन जाती है, आर्च बन जाएगी, तो उसको, लेकिन उस आर्च को भी आपने एक नीचे वो चीज़ कुशन या कोई चीज रख के, तो फिर आपने बैठना है उस चीज के, सही हो गया। बेहतर। अच्छा, आजकल जो हम देखते हैं स्पेसिफिकली मेडिकेटेड पिलोज या समथिंग इस तरह से चीजें आ रही होती हैं, वो यूजुअली वर्क करते हैं, वो ठीक है, उनको बाय करना चाहिए? अब मेरी असेसमेंट में तो वो ठीक भी हैं, लेकिन जो आपका जो एक फर वाला जो पिलो है, जो बिल्कुल नरम होता है, और वो थोड़ा सा मतलब 1 या 2 इंच बड़ा होना चाहिए। हम बाज़ लोग कहते हैं, या डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि जी आप बिल्कुल तकिया ना रखें, एक पिलो छोटा सा, एक वो टॉवल बना के तो वो रखें, तो वो बाज़ का इरिटेट करता है, क्योंकि हमारी आदत ऐसी बनी होती है कि हम उसको वो नहीं कर सकते। तो मेरी जो इसमें ये जो एक जो पोस्चर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपका जो ऑक्सीपिट और आपका जो शोल्डर्स के साथ जो अपर बैक है वो बैलेंस में होगी, मतलब लेवल में होगा, तो वो इस किस्म का पिलो आपकी बेहतर रहेगा उस चीज़ के लिए। तो आप उसमें आसानी से सो भी सकेंगे। जो मेडिकेटेड जो होते हैं पिलोज या बेड होते हैं, वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो उसमें भी वो फिर पेशेंट जो है या लोग जो है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते बाज़ का। तो आम फोम वाला गद्दा है वो बेहतर रहता है, फर वाला, उसमें जो फोम के उसके जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं उसमें, ठीक हो गया, ना कि उसमें जो स्प्रिंग वाला था वो उसमें नहीं होता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और इतनी सारी अवेयरनेस देने के लिए रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी एंड बहुत शुक्रिया। सर, आई वुड प्लेजर टू